गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 हिंदी की पाठ्य पुस्तक संचयन का पाठ्यक्रम। आपकी जो हिंदी का पाठ्यक्रम है उसमें दो पुस्तकें दी गई हैं। पहली है स्पर्श भाग 1, दूसरी है संचयन भाग 1। स्पर्श भाग 1 जो है वो हमारी मुख्य पाठ्य पुस्तक है और संचयन पूरक पुस्तिका है। आज हम संचयन भाग 1 से पाठ 1 पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है गिल्लू। ये जो पाठ है एक छोटे से गिलहरी के बच्चे के बारे में है जो बहुत ही रोचक है। इस पाठ में प्राणी और प्रकृति के प्रति स्नेह का भाव उजागर किया है और साथ ही पशु पक्षियों के प्रति प्रेम और उनकी जीवन शैली, उनका स्वभाव, इन सब की जानकारी दी गई है। और इस पाठ में जो लेखिका हैं महादेवी वर्मा जी, श्रीमती महादेवी वर्मा जी जो लेखिका हैं, उन्होंने प्राणी, पक्षी और पर्यावरण के प्रति अपने प्रेम को उजागर किया है। पाठ पढ़ने से पहले लेखिका का जीवन परिचय जान लेते हैं। महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद में हुआ। महादेवी वर्मा हिंदी की सर्वाधिक प्रतिभावान कवयित्रियों में से एक हैं। इन्होंने कई पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवयित्रियों में से एक होने के कारण इन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। इनका निधन 11 सितंबर 1987 को इलाहाबाद में हुआ। तो शुरू करते हैं हमारा पाठ गिल्लू। लेखिका है इसकी महादेवी वर्मा। सोनजूही में आज एक पीली कली लगी है। सोनजूही एक प्रकार के पुष्प का नाम है, जूही जिसमें पीले पीले फूल लगते हैं। इसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया जो इस लता की सघन हरितमा में छिपकर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुँचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राण की खोज है। अब क्या कह रही है लेखिका कि एक सोनजूही में, यानी जो जूही का पुष्प है, जो पीले रंग की एक कली उसमें लगी है, इसे देखकर अनायास, अनायास का मतलब अचानक ही मुझे उस छोटे जीव का, कौन से छोटा जीव, गिल्लू यानी गिलहरी के छोटे से जीव का स्मरण, स्मरण मतलब याद आ गई, जो उस लता की, लता मतलब जो बेल होती है ना, सघन हरितमा, सघन मतलब गहरी हरियाली में, हरितमा का मतलब हरियाली, हरियाली में छिपकर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, आज उस लघु प्राण, लघु प्राण मतलब लघु का अर्थ होता है छोटा और प्राण जिसमें जीवन हो, मतलब जो छोटा जीव है, आज मुझे उसकी खोज है। ये लेखिका के द्वारा उस छोटे से जीव को याद करके ये बात कही जा रही है। परंतु अब तो वह इस सोनजूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वह मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। अब जो लेखिका है वो सोच रही है कि वो जो गिल्लू नाम का छोटा सा जीव है वह तो अब सोनजूही की जड़ मतलब उसकी मिट्टी में मिल गया होगा, और ये भी हो सकता है कि क्या पता यह उस कली के बहाने ही मुझे चौंकाने आ गया है। अचानक, अब यहाँ से ये जो कहानी है ये शुरू होती है। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा दो कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से चुआ चुएल जैसा खेल रहे थे। चुआ चुएल मतलब बार बार उसे चुपके से छुप जाना और छूना, ठीक है, इस प्रकार का खेल खेल रहे थे। कौन? दो कौवे। यह काक भुषंडी भी विचित्र प्राणी है, एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित। अब काक भुषंडी का अर्थ क्या होता है? मतलब ये जो कौवा है, कौवे जो होते हैं, ये एक विचित्र प्राणी है। एक तरफ तो आदर का भाव भी होता है और एक तरफ निरादर, ठीक है।
एक तरफ तो इनको विशेष आदर दिया जाता है और एक तरफ इनका तिरस्कार भी किया जाता है। आदर कब करते हैं हम? जैसे श्राद्ध पक्ष होते हैं, जब हम कौवे को खाना खिलाते हैं, किसके रूप में? हमारे पूर्वजों के रूप में। और अनादर तो ये होता है कि हम कहते हैं कि कौवा अगर छत पे बैठता है या फिर वो कौवा बोलता है तो उसकी जो आवाज़ है, कर्कश आवाज़ है, वो किसी को पसंद नहीं आती है। ठीक है, तो इसलिए कहा जा रहा है कि या एक तरफ तो इसे विशेष आदर दिया जाता है और दूसरी तरफ इसका तिरस्कार भी किया जाता है। अति सम्मानित, अति अवमानित, यानी बहुत ज़्यादा सम्मान भी दिया जाता है और बहुत ज़्यादा इसका तिरस्कार, इसको अपमानित भी किया जाता है। हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के, न हंस के। इन्हें पितृपक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ परिजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। कर्कश स्वर मतलब कटु, है ना, जो कानों को अच्छा ना लगे, जो कानों को सुनने में अच्छा ना लगे, ना भाए, कर्कश, अच्छी आवाज़, जिसकी अच्छी आवाज़ ना हो, कड़वी आवाज़ जो हो ना, ऐसा स्वर हमें सुनाई देता है। कब? अगर हम कौवे को हमारी छत पर बोलता हुआ पाते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारा जो प्रियजन है, जो हमसे दूर रहता है, वह आने वाला है। दूसरी ओर हम कौवा या कांव कांव करने की अवमानना के अर्थ में भी प्रयुक्त होते हैं कि कौवा बार बार कांव कांव कर रहा है, इसका मतलब कोई अच्छा संदेश हमें नहीं मिलने वाला है। ठीक है ना, मतलब अगर वो चारों तरफ विचरण करते हुए कांव कांव बोलता हुआ चलता जाता है तो हम ये सोचते हैं कि कोई अच्छा सूचक हमें नहीं मिल रहा। तो इसलिए कहा जा रहा है कि कभी तो ये समादरित यानी सम्मान के पात्र होते हैं और कभी ये अवमानित होते हैं, अपमान के पात्र होते हैं। मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी। अब लेखिका क्या कह रही है कि जो मैं ये काक पुराण बता रही थी आपको कि कौवा कभी तो समादरित होता है, कभी अनादरित होता है और इसकी जो कर्कश आवाज़ है वो दूरस्थ परिजनों को के संदेश के लिए हमें बताती है। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये पुराण चल रहा था, काक पुराण मतलब कौवे का जो पुराण चल रहा था, इसमें अचानक बाधा आ गई। बाधा मतलब रुकावट, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। संधि मतलब मेल, आपने पढ़ी होगी संधि, दो वर्णों का मेल। तो यहाँ पर गमले और दीवार का जो मेल जहाँ पर हो रहा था, उस जगह पर एक छोटे से जीव की पर मेरी दृष्टि रुक गई। निकट जाकर देखा, गिलहरी का छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है और अब कौवे उसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। काकद्वय की चोंचों के दो घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे। काकद्वय मतलब दो कौवे, द्वय का अर्थ होता है दो, काक मतलब कौवा। ठीक है, दो कौवों की अगर चोंच उस गिलहरी के ऊपर पड़ जाए तो उसके लिए बहुत ही नुकसानदायक है। अतः वह निश्चेष्ट सा गमले से चिपटा पड़ा है। निश्चेष्ट मतलब जो बिल्कुल भी हिल डुल नहीं रहा हो, जिसमें कोई चेष्टा ना हो, है ना, जिसमें कोई हलचल ना हो, इस अवस्था में वह गमले से चिपटा पड़ा है। सबने कहा कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह नहीं बच सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। परंतु मन नहीं माना। उसे हौले से उठाकर कमरे में लाई, फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेसिलिन का मरहम लगाया। अब ये जो लेखिका है वो बता रही हैं कि उस जो छोटा सा गिलहरी का बच्चा था जिसको कौवे ने घायल कर दिया, उसे वह अपने कमरे में लेके आ गई और उस पर उनके घाव पर उन्होंने मरहम लगाया। क्योंकि हमने पहले ही देख लिया था कि लेखिका जो है पशु पक्षियों के प्रति प्रेम और उन पर्यावरण के प्रति भी जो प्रेम है, इन सब का वर्णन हम इस पाठ के दौरान पढ़ेंगे। रुई की पतली बत्ती दूध में भिगोकर जैसे जैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई पर मुंह खुल ना सका और दूध की बूंदें दोनों ओर लुढ़क गई। कई घंटों के उपचार के उपरांत
उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने 2 नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। लेखिका ने मतलब दिन रात उसका उपचार किया और कई घंटों के उपचार के बाद तो वह थोड़ा पानी पी पाया, ठीक है। उसके बाद 3 दिन तक वह इतना अच्छा हो गया कि अपनी नीली नीली कांच जैसी आंखों से वह इधर उधर देखने लगा और अपने नन्हे पंजों से लेखिका के हाथ उंगलियों को पकड़ने लगा। 3-4 मास में उसके स्कंध रोहे, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। अब जो लेखिका है वह बता रही हैं कि 3-4 महीने के बाद तो उसका जो शरीर था वो बहुत अच्छे से हो गया, मतलब उस पर रोवे उठ गए उसके शरीर पर, और उसकी जो चंचल चमकीली आंखें, चंचल मतलब आंखें स्थिर नहीं हो रही, बार बार इधर उधर सबको विस्मित कर रही थी, सबको आश्चर्यचकित कर रही थी, इतना वह सुंदर दिख रहा था। ठीक है ना, कि जो उसकी जो मतलब उसका जो शरीर था, चिकना चिकना शरीर था, उस पर अब क्या आ गए, रोवे आ गए, झब्बेदार। आपने देखा होगा गिलहरी को, उसके ऊपर छोटे छोटे बाल, सीधे सीधे रोए जैसे बाल उसके शरीर पर होते हैं। हमने इसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया। इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? विशेष प्रकार के व्यक्तियों का मतलब नाम है ना, उसको हमने व्यक्तिवाचक रूप दे दिया। मतलब एक जाति, जैसे गिलहरी है तो गिलहरी तो बहुत सारी होगी, लेकिन उसको एक पर्टिकुलर नाम दे दिया, एक व्यक्तिवाचक नाम दे दिया कि अब इसे इसी नाम से पुकारा जाए। तो कहा है हमने जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया। उस गिलहरी के बच्चे को हमने किस नाम से पुकारा? गिल्लू नाम से पुकारा। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। वहीं 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपने कांच के मनकोसी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता, परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। सबको यही आश्चर्य होता था कि यह पता नहीं अपनी आंखों से कमरे में और खिड़की के बाहर क्या देखता और क्या समझता है। धन्यवाद।